नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आपके अपने YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं पुनः। अगले कार्यक्रम में आपने ग्रहों की पूर्ण दृष्टियों के विवेचन के संबंध में चर्चा जो हुई उसको देखा होगा। अब मैं यहाँ पे लाया हूँ कुंडली को देखने का एक तरीका, कैसे देखना है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। इससे पहले आप अभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखिए, मैं सबसे सरल विधि यहाँ पे आपको बताऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा कि आप किस प्रकार से अपनी या अपने परिवार से संबंधित किसी की कुंडली देखना चाहते हैं तो उसका फलादेश कैसे करें। उसके बाद में मैं इस सब एक एक करके सभी वर्ग कुंडलियों पे ये चर्चा करूंगा, किस वर्ग कुंडली से क्या विचार होता है। यहाँ मैंने लिया है लग्न और नवमांश, तो इससे आपको क्या विचार करना है। तो आइए थोड़ी सी पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं है, यानी आपके कुंडली में चक्र में जहाँ भी इस नंबर पे जो गिनती लिखी होगी, मान लीजिए यहाँ पे हम आज 12 नंबर मीन लिख लेते हैं, 12 नंबर लिखी हुई है तो मीन लगन आपकी होगी। और ऐसे ही यहाँ 12 है तो इसको पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। एक उदाहरण कुंडली, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुंडली मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मीन लगन की। इस तरह से गिनतियाँ हो जाएंगी। यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ अगर 3 है तो 4 5 6 7 8 ऐसे जो भी होगा इसी क्रम में, सीधे क्रम में गिनतियाँ लिखती चली जाएंगी। अब यहाँ देखना है चंद्रमा कहाँ पर है। तो मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, इस कुंडली में यही है तो यही मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी लग्न क्या है। तो लग्न हो जाएगी आपकी मीन और राशि हो जाएगी तुला। 7 नंबर की गिनती है तुला राशि, मैंने समझाया हुआ है, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्रमशः राशियों को याद करना बहुत ही अच्छा मैंने बताया हुआ है, उसमें कैसे याद करना है। उंगलियों पे ज्योतिष सिखाने का प्रयास जो मैंने किया है उसमें बढ़िया से समझाने का प्रयास भी किया है। तो ये अब आप समझ गए होंगे। और ये है आपका नवमांश। अब आपको देखना है कि नवमांश में कौन सी गिनतियाँ लिखी हुई हैं, क्या हैं, इसी क्रम में देख लेना है। यहाँ तो फिलहाल सेम है, जैसे इसमें जो लगन है वही नवमांश में भी आया हुआ है इस कुंडली में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रायः कभी कभी अलग होता है। तो इसको भी देखेंगे आप, ठीक है। अब देखना क्या है, अब लग्न हो गए हम स्वयं और नवमांश हमारा क्या हो गया, शक्ति, ऊर्जा, अंदरूनी। ये हम बाहर हैं और ये हम अंदर हैं, यानी अंदर से हम कैसे हैं और बाहर से हम कैसे हैं। यानी अगर जातक या जातिका के स्वभाव को आपको देखना है, विवेचना करना है उसके संपूर्ण विषय में, तब आपको दोनों कुंडलियों को देखने की अति आवश्यकता हो जाती है। उस समय ये मान लीजिए कि जैसे हम स्वयं तो हो गए, लेकिन हमारी ऊर्जा को भी देखना होता है, हमारी शक्ति कितनी है। बाहर से तो कोई व्यक्ति बढ़िया दिखता है, बड़ा ही तगड़ा तंदुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या पोजीशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कितनी शक्ति है, कितना बलवान है या नहीं है, इस चीज़ का आपको आंकलन करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई मोटा व्यक्ति है तो उसके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, खून ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रायः कभी कभी होता है कि उसके अंदर पानी बनने लगता है, ठीक है। ये मैं तत्व बता रहा हूँ, बहुत ही मूल विषय में बता रहा हूँ, बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं प्रयास भी करूँगा, इसको पूरा देखिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। या जो चीज़ आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बताऊँगा, जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको बात समझ में आ ही नहीं सकती है। तो ये हम लगन यानी स्वयं हो गए, और ये हमारी अंदरूनी शक्ति। जैसे हम किसी शक्ति का ही ध्यान करते हैं तो उसमें सबसे पहले शक्ति का बहुत ही महत्व विशेष होता है। जैसे अभी नाम जपते हैं तो नाम
प्रभाव में भी शक्ति का पहले होता है, जैसे राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर। तो पहले शक्तियों को हमको देखना होता है, उनका महत्व भी बहुत होता है। भाई ये बाहर का है तो पिता तो ला करके दे देगा, लेकिन ये क्या है, अंदर की यानी माता है। तो माता हमको जो ये लेकर आया दिया, उसको वो अच्छे से बना करके परिष्कृत परिमार्जित करके हमको परोसने का काम करती है। कौन? नवमांस। और ये हमको बाह्य रूप से एक भूमिका बनती है, और यहाँ कार्य पूरा कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। यानी हम ये हैं और ये हमारी ऊर्जा है, हमारी शक्ति है, नवांश। तो आइए इसी को लेकर के अब ज़्यादा चर्चा न करके मूल विषय की ओर चलते हैं। तो मूल विषय क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ग्रहों का विवरण। 9 ग्रहों का मैंने नाम लिया हुआ है। ये स्वराशियाँ हैं उनकी, और ये उच्च की हैं और ये नीच की राशियाँ हैं। जो उच्च की हैं वो आप देखिए रेड है, और ये ब्लैक है नीच वाला, इस पे आप देख लेंगे। और इसको मैंने नीले में लिया हुआ है, जो आकाश का रंग है, कलर है, उसको मैंने अलग अलग कर दिया है, तो इससे स्पष्ट आप देख पाएंगे। तो अब आपको देखना है, सबसे पहले ग्रह की बात करें कि अस्त ग्रह बहुत होते हैं, और लोगों का ऐसा मत है कि अस्त ग्रह जो होते हैं वो हमको रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, रिजल्ट देने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो इसकी विवेचना पहले आपको कुंडली में कैसे करनी है, नवमांश और लग्न से मैं पहले इस बात की चर्चा करता हूँ। कोई ग्रह अस्त कब होता है? प्रायः जब भी कोई ग्रह सूर्य से 10 डिग्री से कम पर होता है, युति करता है, तो वो अस्त माना जाता है। सूर्य के साथ है, 10 डिग्री से कम है। मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पे 10 डिग्री का है, तो जो दूसरा ग्रह है, जैसे बुध शुक्र ज़्यादा आते हैं, तो बुध या शुक्र जो भी है, मान लीजिए आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, वो अस्त है। पहली बात तो आपके कुंडली में नीचे दर्शाया रहता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से कुंडली निकालेंगे तो उसमें अंश बल और अस्त, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। और आगे जाएंगे तो जो ग्रह विवरण रहता है उसमें बाल, वृद्ध, युवा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। मृत, ये चीज़ संज्ञा उसमें दी रहती हैं, आसानी से जान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो इसको बताऊँगा ज़रूर प्रैक्टिकल रूप में कैसे क्या होता है। तो मान लीजिए सूर्य 10 डिग्री का है और कोई ग्रह 10 डिग्री से ऊपर का अगर उसके साथ है तो वो अस्त नहीं होता है। अगर इससे कम डिग्री का है, यानी उसमें फैसला क्या होना चाहिए, जैसे सूर्य 10 डिग्री का है तो दूसरा जो ग्रह है उसको कम से कम 25 डिग्री का, लगभग मान लीजिए 12 डिग्री ऊपर ही होना चाहिए, 22-25 के ऊपर तो ठीक है। अन्यथा अगर 20 डिग्री का भी है तो भी वो आ जाएगा, अस्त में ही आ जाएगा। यानी 10 के ऊपर की डिग्रियां जो हैं वो अस्त से बाहर हैं। तो अस्त का विचार अगर मान लीजिए आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो गया, सूर्य के साथ युति करने से अस्त हो गया, तो हम आप उसको नवमांश में देखेंगे। वो कहाँ है? अगर जहाँ भी सूर्य बैठा है, यहाँ मान लीजिए बुध अस्त है, ठीक है, यहाँ बुध बैठा हुआ है इस कुंडली में, और यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। अब यहाँ डिग्री अगर कम है, इसलिए मैं एक घर में नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए कि डिग्री की बात यहाँ पे है। अब इसी को बुध को देखना है। ये बुधादित्य योग भी बहुत बढ़िया बनता है। अगर बुध अस्त है तो उसका फल रिजल्ट नहीं आता है। लोग कहते हैं बुधादित्य योग हमारी कुंडली में है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है अब देखना है कि सूर्य मान लीजिए यहाँ से नवमांश में कहीं भी आ गया, यहाँ आ गया मान लीजिए, तो जब यहाँ आ गया तब हमको यहाँ बुध का विचार करना है। क्या देखना है? जैसे यहीं से गिनिए 1 2, यानी अगर बुध यहाँ बैठ जाए या फिर इधर से 1 2, 2 घर पीछे बुध यहाँ बैठ जाए, यानी 2 घर आगे या 2 घर पीछे, 2 घर आगे या 2 घर पीछे अगर नवमांश में आपके वो ग्रह आकर के बैठ जाता है जो आपके लग्न कुंडली में अस्त है, तो वो अस्त नहीं माना जाएगा, यानी वो आपको रिजल्ट दे देगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए सबसे पहला जो सूत्र है नवमांश और कुंडली को मिला करके देखने का, उसकी ओर चलते हैं। प्रायः क्या होता है कि
हम ये सोचते हैं कि ये ग्रह कैसा है, क्या रिजल्ट देगा क्या नहीं देगा, तो उसमें हमको विचार करना है कि मान लीजिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, उसमें नैसर्गिक मित्रता और तत्कालिक मित्रता, सारी मित्रता के बारे में बताया है। इसके लिंक में डिस्कशन में वो रहेगा, वीडियो देख सकते हैं। यहाँ इतनी चर्चा नहीं हो सकती है, संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रह मान लीजिए जैसे गुरु है, यहाँ बैठा है, अब इस गुरु को हमें देखना है कि ये जहाँ बैठा है यहाँ तो ठीक है, अगर मित्र राशि में है और यहाँ भी मित्र राशि में है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी वो ग्रह जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है, यानी यहाँ भी अच्छा वहाँ भी अच्छा, यानी दोनों जगह से बहुत ही अच्छा, बहुत खुश रहता है वो ग्रह, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कुंडली में और भी सारे योग होते हैं, उसको देखना है कि वो फल कैसा दे रहा है, किन किन भावों का स्वामी है, क्या कारकत्व है उसका। वैसे गुरु तो देखा जाए तो आपके ज्ञान का, संतान का और धन का कारक प्रायः माना जाता है सभी कुंडलियों में। लेकिन यहाँ बैठा है तो यहाँ भी आपको देखना है ये कौन सा भाव है, तो ये भूमि भवन वाहन का भाव है। देखेगा कहाँ, तो यहाँ पे देखेगा, ये आपके कैरियर यानी व्यवसाय को देखेगा, तो 7वीं दृष्टि है। इन सब चीज़ों को आपको विचार करना है और यही चीज़ें यहाँ भी देखना है कि गुरु यहाँ कैसी स्थिति में है, किस राशि में है, तभी मिला जुला आप उसका रिजल्ट बता पाएंगे। ठीक है, तो ये बात एक हो गई कि अगर मित्र के राशि में यहाँ है और नवमांश में, तो मान लीजिए बहुत अच्छा, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट वो दे सकता है। अब आइए इसी क्रम में अगला सूत्र मैं बता दूं, तो अगला सूत्र ये है, और इसी में अगर मान लीजिए शत्रु राशि में है, वहाँ भी शत्रु राशि में है, तो भी वो मान लीजिए ठीक है, क्योंकि पता तो चल जाता है। वैसे हम प्रायः समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, क्या चीज़ कैसे है, ये चीज़ हमको जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसके सटीक विश्लेषण के लिए आपको इन चीज़ों को देखना अति आवश्यक होता है। जो मैं बता रहा हूँ गूढ़ रहस्य है, ये कुंडली में देखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको आप ज़रूर देखिए, तभी कोई आप कुंडली में फलादेश करिए, तभी वो लागू होगा। अब मान लीजिए आपको एक उदाहरण देंगे कि अगर मान लीजिए 3 प्रकार से फलादेश दिया जाता है। पहला क्या, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा और एक होता है सम। अगर यहाँ मान लीजिए एक में मित्र राशि में है, एक में शत्रु है, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसको हम सम की संज्ञा देते हैं, यानी ग्रह हमारे लिए सम हो जाएगा। वो हमको ना अच्छा देगा ना बुरा देगा। आप मूल त्रिकोण राशि के मुताबिक आप उसको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि कितना वो अच्छा और कितना बुरा प्रभाव देगा। तो उस हिसाब से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जो मैंने बताया हुआ है अगले वीडियो में। अब आपको ये देखना है कि मान लीजिए एक वर्गोत्तम होता है, एक होता है अच्छा, एक बहुत अच्छा, और एक होता है बुरा, एक होता है बहुत बुरा, और एक होता है सम, यानी हो या ना हो, दे भी सकता है और नहीं भी। कितना दे सकता है इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दर्शक बंधुओं मित्रों, कि आपको देखना है कि ये लग्न मैंने पहले ही बता दिया है, ये बाहर है और ये भीतर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह बहुत अच्छा है, उच्च का है, ठीक है, वही ग्रह जा करके और आपके नवमांश में नीच का हो जाए। अब बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या फलादेश करेंगे? आप भी अपना अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप फलादेश करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें देखते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे मत हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कई पुस्तकों का निचोड़ लिया हुआ है। लाल किताब है, लघु पाराशरी है, बृहद ज्योतिष है, भृगु संहिता है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। सभी को देखना होता है और सभी के विद्वानों के, ज्योतिष विदुओं के मतों को देखना होता है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले हमारे पास कितने ग्रह थे? 7 थे, फिर 2 आ गए, अमृत पी के राहु केतु भी इसमें बढ़ गए,
9 हो गए, अब 3 ग्रह और आ गए हैं, यानी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, इसलिए ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता भी है। इस पे मैं और एक कार्यक्रम अलग से लाऊंगा। मंगल दोष का परिहार बहुत होता है, लोग तुरंत मान लेते हैं, लेकिन कब और कैसे होता था इसको मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल के बताने का प्रयास करूंगा अपनी मति अनुसार। तो यहाँ पे आपको देखना ये है, रिजल्ट तभी सही निकलेगा। यहाँ गुरु मान लीजिए बहुत अच्छा है, उच्च का है, उसको नवमांश में देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो खूब बढ़िया बना ठना है, खूब सूट बूट पहने हुए, टाई आई लगाए हुए, मोबाइल वोबाइल लिए, खूब बढ़िया दिख रहा है। अरे वाह भैया, लगता है पूरा राजा है राजा। लेकिन हम उसके संबंध में जानते नहीं हैं क्या है। हो सकता है कहीं से मांग करके लाया हो, मोबाइल भी किसी से मांग लिया हो। जब उसको देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा उसके जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, यानी चवन्नी भी नहीं है। चाय भी पीता है तो किसी दूसरे के भरोसे से उधार लेके पीता है। तो ये आपको देखना आवश्यक है कि जो बाहर दिख रहा है वो अंदर है अथवा नहीं है। देखने में यहाँ हमने देख लिया, बता दिया, हाँ भैया तुम्हारा अमुक ग्रह तो बहुत धनेश, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत कमाओगे, आपका जो व्यवसाय का है बहुत अच्छा है, पत्नी भाव बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो ऐसा कदापि मत करिए, पहले उसको पूरा रिसर्च करिए। आपको यहाँ भी देखना है, यानी जितना बाहर से है वो भीतर से है अथवा नहीं है। जहाँ यहाँ है या सम है, कितना फल देगा उसको आप आंकड़ा लगा करके तभी बताइए। बहुत अच्छा बता देंगे, आप विद्वान नहीं रह जाएंगे, आपका उतना महत्व नहीं रह जाएगा। एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात मैं और बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह है, देखिए ग्रह भी क्रूर होते हैं। अब इसमें क्रूर ग्रह में जो होते हैं इनको उग्र कह लीजिए, क्रूर कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य भगवान को भी लेते हैं, राजा हैं, और राजा अगर क्रूर नहीं होगा, कहते हैं असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा निप तथेवचा सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चा कुलांगना। तो राजा को तो क्रूर होना चाहिए, संतोषी हो जाएगा, असंतुष्टा दुजा नष्टा, तो उसकी राज यानी संतति जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए कहना पड़ता है। तो उग्र ग्रहों में सूर्य है, मंगल है आपके, और आपके शनि भी हैं, ठीक है, इन 3 ग्रहों को। बाकी ये शुभ ग्रह हैं, जिसमें मंगल को बता दिया मैंने, ये भी अग्नि तत्व है, ये भी अग्नि तत्व है। ये मंत्री, ये मान लीजिए क्या है, सेनापति है, और सेनापति भी बॉर्डर पे जो है उसको सख्त रहना होता ही होता है। शनि भी आपको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये निर्णायक हैं। जो जज है, अगर वो भावना में आके फैसला करने लगेगा तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये सूत्र हैं, इसको समझ लीजिए। जो निर्णायक है, अब पंचायत में अगर कोई जो पंच हैं, पंच मुँहदेखी करे लगेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अपने मन की मर्जी करने लगेंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा। यानी उनको देखना है धर्म सम्मत, क्या सही है क्या गलत है, उसको धर्मोचित न्याय करना होता है, इसलिए वो दंड भी देगा। वो आपको समय समय पे दंड भी, तो इसीलिए इनको उग्र या क्रूर ग्रहों की श्रेणी में लिया गया है। और इसी में राहु केतु भी आपके आते हैं। वैसे ये छाया ग्रह हैं, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से इनको बहुत देखना होता है, क्योंकि छाया जैसी जहाँ पड़ेगी वो वैसा रूप ले लेती है। कभी कभी गुरु के साथ देखते हैं जो चांडाल दोष बनता है तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं इनको कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई चीज़ मैं आज कहूँ और उसको कल कहूँ कि नहीं ये गलत है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हैं तो ये उग्र ही कहे हैं, क्योंकि ये अच्छे नहीं हैं। आपको पता है ये दानवों से आ करके और देवताओं में मिल गए अमृत पी के, तो इनके स्वभाव जो है वो वही रहेगा। लेकिन ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई महत्व ज़्यादा नहीं होता। ये जहाँ होते हैं उस हिसाब से रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं, तो इसको समझने की अति आवश्यक ज़रूरत है। तो ये तो चलिए इनको छोड़ ही दीजिए, ये भी अच्छा बुरा रिजल्ट। और सभी ग्रह अच्छे होते हैं, सभी ग्रह बुरे होते हैं। प्रायः अगर चंद्रमा को देखा जाए तो शुभ ग्रह है, सौम्य है, शांति है, शीतल है, चंद्रमा से अच्छा क्या हो सकता है। तो शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला है, इस पे थोड़ी चर्चा मैं कर लूँ। तो चंदा मांगते हैं, ठीक है, पानी में मैया के, तो यानी चंदा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये पक्ष बली होना चाहिए। अगर पक्ष बल इसमें नहीं है तो ये भी अशुभ हो जाता है। प्रायः गुण दोष में सभी वस्तुएं हैं।
हाँ, कहीं कहीं विष की ज़रूरत होती है, औषधि रूप में हम विष को भी ग्रहण करते हैं, और कहीं कहीं अमृत को भी हम नहीं ज़्यादा अधिक, जो अमृत तुल्य चीज़ें हैं, मान लीजिए शुगर हो गया तो मीठा मधुर चीज़ें पसंद बहुत हैं, लेकिन खाएंगे तो नुकसान करेंगी। पेट की गड़बड़ी भी, ज़्यादा घी खा लेंगे या ज़्यादा दूध पी लेंगे तो उसमें भी अपच बन जाएगा, यानी बदहाजमी जैसा कुछ हो जाएगा, यानी अधिक जो है वो गड़बड़ है। कुछ भी है तो सभी सही हैं और सभी गलत हैं, उसको आपको देखना है कब क्या सही है क्या गलत है, इसी को हमको देखना है कुंडली में। इसी का मतलब होता है विद्वान। अब आपको बुध, गुरु और शुक्र और चंद्रमा ये प्रायः शुभ ही माने जाते हैं, शुभ ग्रहों में इनकी संज्ञा दी गई है, लेकिन ये भी देखा जाता है कहाँ कितना शुभ हैं, कब कितना शुभता हमको देने वाले हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। अब मैं बता दूं, मान लीजिए कोई ग्रह जो वर्गोत्तम की मैंने श्रेणी ली थी, जिस राशि में आपके लग्न कुंडली में बैठा है, ठीक उसी राशि में नवमांश में बैठ जाए तो उस ग्रह को क्या कहते हैं? वर्गोत्तम कहते हैं। अब इस पे थोड़ा सा उदाहरण मैं दूंगा। मान लीजिए कोई ग्रह है, ठीक है, और वो यहाँ शत्रु राशि में बैठा है और आपके नवमांश में, यानी भीतर और बाहर, हमने पहले ही बता दिया है ये बाहरी है और ये भीतरी है। हम ये डेंटिंग पेंटिंग है और ये अंदर का मटेरियल है हमारे घर का जैसे, ठीक है, खूब बढ़िया चमक दमक इसमें है और ये अंदरूनी है। तो अंदर और बाहर से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है दुष्ट प्रवृत्ति का है और वो उसका चेहरा मोहरा देखते हैं तो बहुत भोला भाला नज़र आता है, यानी हमको पता नहीं चल पाता है। कोई सज्जन व्यक्ति है लेकिन चेहरे से नहीं लगता है कि इतना सज्जन है। जब हम उसके पास बैठते हैं, सानिध्य में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तब पता चलता है भाई ये तो बड़ा सज्जन है, बड़ा अच्छा है। और जो देखने में भोला भाला है, जब उसकी संगति करते हैं, उसके साथ में मिलते बैठते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, बड़ा दुष्ट प्राणी है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं निकला। तो यानी जो यहाँ दोनों दुष्ट है और उसका स्वभाव दिख रहा है तो अच्छा है, यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, तो जो बना हुआ है वो ठीक है। जैसे होते नहीं है बहरूपिया होते हैं, जैसे रावण ने, आप मानस में जा कर के देखिए तो कहीं ना कहीं अन्याय करने के लिए साधु का भेष बनाया। काल नेम को देखिए, कहीं ना कहीं उसने जो है साधु का भेष बनाया। हनुमान जी को गुमराह यानी भ्रमित करने के लिए उसने बनाया, ठीक है। इसी प्रकार से माया मृग, यानी जो है वो दिखे नहीं रहा है और इसी में भ्रम होता है, और जो दिखता है वो है नहीं। तो इससे देखना जरूरी है कि अगर ये सही है तो वर्गोत्तम कहते हैं, यानी उसको हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब दो राशियों में है तब समझना होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहला वीडियो मूल त्रिकोण राशि का बनाया हुआ है। उसमें आपको देखना है कि कितना अच्छा, कितना सही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, स्वभाव से गर्म होता है, नेचर से कुछ थोड़ा वो होता है, लेकिन अंदर से वो बड़ा कोमल होता है। उतना जितना बोलता है उतना नुकसान नहीं करता है, जितना वो बोल देता है उतना नुकसान वो नहीं करता है। तो यही चीज़ें आपको देखना है कि यहाँ और यहाँ एक ही है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। प्रायः आप लोग देखिए, हम देखते हैं कि कहना नहीं चाहिए लेकिन नाम ऐसा रख लेते हैं। अब यही मैं उदाहरण ही बता रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत इसको दृष्टि करिएगा। इसको प्रतिपाद करने का सिर्फ मेरा मतलब यही है, जैसे नाम ऐसा रख लेंगे जैसे राम और रहीम हो गए, यानी राम जी को भी और रहीम जी को भी, दोनों लोगों को समेट लिया। और काम उनका क्या है अब आप खुद ही समझ रहे हैं, मैं केवल संकेत करना चाहूँगा। यहीं पे राम जी को ले लिया, आशा में लपेट लिया, यानी आशा बहुत है हमारी राम के प्रति, लेकिन आस्था नहीं है, हैं, झांसा है। आशा नहीं है राम के प्रति, झांसा है, यानी आशा राम के जगह झांसा राम हो जाएगा। तो मतलब ये है, आप समझ रहे होंगे, बस मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कहीं हमको ठग तो नहीं रहा है। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो वर्गोत्तम है तो ठीक है, बुरा है तो बुरा दिख रहा है, अच्छा है तो अच्छा दिख रहा है, यानी उसका जो भी स्वभाव है वो ठीक है। अग्नि का काम है जलाना, तो उसमें कुछ भी डालिए आप, वो जला देगी, भस्म कर देगी। जल का काम है बुझाना, शीतल करना, तो वो शीतल कर देगी। यानी हम उसके स्वभाव के गुण से परिचित हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको प्रयोग करेंगे। अब पता लगा कहीं कहीं, जैसे महाभारत में देखिए, कहाँ जल है कहाँ थल है, द्रौपदी ने व्यंग्य किया, हो गया ना महाभारत। तो कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ है तो यही है कि वर्गोत्तम नहीं है। बस चलिए, अब ज़्यादा समय हो रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो भी कारक ग्रह होते हैं, कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे ये लग्न, पंचम और नवम, यहाँ जो भी गिनती है, यहाँ अगर देख लिया जाए तो मीन गुरु हो रहा है, तो गुरु बहुत ही अच्छा है भाई, ये लग्नेश है और यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन अगर मूल का भी है और यहाँ ये आप देखेंगे तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, तो ऐसे में प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर बुध हो जाएगा तो बुध यहाँ पे पक्का मान लिया जाएगा। ये भी दो शुभ ग्रह होते हैं तो ज़्यादा इनको प्रभाव लिया जाता है। अभी मैं संकेत बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए 4 नंबर की गिनती है चंद्रमा, और यहाँ पे 8 नंबर, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ चंद्रमा ये हो गए और ये आपके मंगल हो गए, और गुरु भगवान तो आपके हो ही गए, ये आप देख लीजिए। तो ये 3 ग्रह कारक हैं, प्रायः इन्हीं का रत्न पहना जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने ये चंद्रमा इसीलिए यहाँ बिठा दिया था, 8वें में बैठा है, ये त्रिक भाव हैं, इनको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है कुंडली में। प्रायः सभी ज्योतिषियों के मत से यही है, कहीं कहीं अच्छे भी होते हैं। तो किसी किसी चीज़ के लिए, जैसे शत्रु भाव है, यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ शुक्र है, चलिए ये भी ठीक है, ये मृत्यु भाव है, मृत्यु में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। अगर शुभ ग्रह हों तो ठीक भी रहता हो। चंद्रमा भी बैठा है और यहाँ बुध भी, यानी बहुत अच्छा है। मृत्यु के समय इतना ज़्यादा कष्ट पीड़ा नहीं होगी। अगर यहाँ क्रूर ग्रह हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये सूत्र मैं बता रहा हूँ तो इसको समझने की बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी वीडियो को स्किप मत किया करिए, न जाने कब कहाँ क्या चीज़ बता दी जाए। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो इन चीज़ों को आपको देख करके ही कोई कंसीड करना है। तो यहाँ मान लीजिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो 1, 5 और 9 के स्वामी होते हैं वो आपके कौन होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। और कारक ग्रहों को बलवान करना होता है, क्योंकि आपके जो कारकत्व करने वाले सहयोगी गण हैं, जब उनको खाना पीना अच्छे से देंगे, बॉर्डर पे जो सैनिक लगे हुए हैं रक्षा के लिए, जब उनको हम समय समय पे सारी चीज़ें उपस्थित करके देंगे, उनको सारी लड़ने की सामग्रियां देंगे, तभी वो हमारे लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे। नहीं तो ट्रेनिंग बहुत है लेकिन उनके पास पता लगा बुलेट ही नहीं है, गन ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इनको मजबूत करने के लिए प्रायः हम लोग क्या करते हैं, रत्न पहनते हैं। लेकिन अगर रत्नों को मैं बता दूंगा अगले वीडियो में किस ग्रह का कौन सा रत्न है। और यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं उच्च और नीच का ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने विवरण लिया हुआ है कितने डिग्री पे कौन सा ग्रह उच्च और नीच होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कारक ग्रह हैं, अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो उनका रत्न फिर नहीं पहना जाता है। जब थोड़ा बहुत अगर अशुभ हों और थोड़ा अच्छे रिजल्ट देने वाले हों तो पहन लिया जाता है उसको। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप अपनी कारक ग्रहों को कहाँ बैठे हैं बता करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आज विशेष बात बता दूं, अगर आप उसका रत्न नहीं पहन सकते हैं किसी भी वजह से, और जो अकारक हैं उनको भी ठीक करना है, तो उनके लिए एक रुद्राक्ष पहना जाता है। अगर आप रुद्राक्ष चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, आप संपर्क कर लेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, किस ग्रह का कितने मुखी और कौन से ग्रह खराब दुष्परिणाम, तो दोनों का पहनना होता है शांति के लिए। तो उसको सिद्ध करके यहाँ संस्थान के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा, अयोध्या से हमारे संपर्की जो लोग हैं उनसे सिद्ध करा करके हम उसको देते हैं। तो आप उसको, आपके पास अगर रुद्राक्ष अपना सिद्ध करवाना चाहते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है, वो आप यहाँ भेज करके बाई पोस्ट, यहाँ पहले आप कमेंट में आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए, कब सिद्ध होता है इसकी जानकारी ले लीजिए, तभी भेजिए, जिससे आपको तत्काल सिद्ध करके आपको रिटर्न यानी वापसी कर दिया जाए। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे इस तरह के और भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें, जानकारी आपको मिलती रहे। बस ज़्यादा कुछ न कह करके यहीं पे अब वाणी को विराम देंगे। सभी को जय श्री सीताराम। जो चीज़ें अच्छी लगी हों उसको हृदयंगम करिएगा, जो कुछ गलती हुई हो भाई बोलने समझाने में, क्योंकि समझाने में सारी एनर्जी उस पर रहती है, तो कुछ कहते और हैं और लिख कुछ और जाता है, तो कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। उस जो भी असुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। इस वीडियो को अन्य लोग तक भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामना। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। ओम शांति शांति शांति। सभी का